नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज जिसमें आज हम देखने वाले हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कि क्या इसकी शक्तियां हैं और क्या इसके कार्य हैं, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। इससे पहले भी हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में 2 लेक्चर ले चुके हैं छोटे छोटे, ताकि आप एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड आप एक लेक्चर देखो और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके पहले वो लेक्चर देखिए ताकि आप एक कंटिन्यूटी फील कर पाओगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। हिंदी की स्लाइड्स कहाँ गई सर? सबसे लास्ट में है, आपको पता ही अगर आप पहले से लेक्चर देख रहे हैं मेरा, है ना। यहाँ क्यों नहीं डाला सर? क्योंकि यहाँ इसलिए नहीं डाला क्योंकि बहुत खिचपिच हो जाएगी। ठीक है, ठीक से समझ में आपको आएगा नहीं, मैं समझा दूंगा आपको यहाँ भी हिंदी में भी। ठीक, अब आ जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, यानी राज्य के पूरे कर्ता धर्ता कौन होते हैं? यही होते हैं, हेड जो है वो होते हैं। और आप कहोगे सर पीएम फिर क्या होते हैं? तो ये हेड होते हैं किसके? सरकार के। सरकार के प्रमुख होते हैं पीएम, और राज्य के प्रमुख कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, है ना। इनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में पावर्स और फंक्शंस होते हैं, है ना, जो कि संविधान में ऑलरेडी बताए गए हैं। ठीक है, इनकी पावर्स जो है और फंक्शंस जो है इनको हम कुछ भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि एक है एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यकारी शक्तियां। क्या? कार्यकारी शक्तियां। आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई अपना चैनल है, आराम, कोई वो नहीं है भागम भाग। तो पहली है कार्यकारी शक्तियां। तो कार्यकारी शक्तियों में क्या क्या आ जाता है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी कार्यकारी शक्तियां होती है प्रेसिडेंट की, जिसमें आ जाता है पहला तो फॉर्मल एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो जितने भी औपचारिक कार्य किए जाते हैं, जितने भी औपचारिक कार्यकारी कार्य किए जाते हैं, वो सारे के सारे किसके नाम से किए जाएंगे? वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकन इन द प्रेसिडेंट्स नेम। तो किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। जैसे कि किसी का अपॉइंटमेंट करना हो, कोई रूल बनाना हो, कोई कानून बनाना हो, तो उसके ऊपर अंतिम ठप्पा मोहर किसकी लगती है? राष्ट्रपति की। कुछ अपॉइंटमेंट्स करने हो, जैसे कि स्वयं प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करना हो, और जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका अपॉइंटमेंट करना हो, कौन करेगा साहब? राष्ट्रपति करेंगे। जो स्टेट्स के गवर्नर्स हैं, राज्यपाल है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करेगा? गवर्नर करेगा साहब। जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, कौन नियुक्त करेगा साहब? राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, है ना। हाई रैंकिंग के जो ऑफिशियल्स हैं उनको कौन नियुक्त करेगा साहब? यही करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेंगे। जो सरकार का कार्य है, बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सरकार का कार्य जो है वो सरकार का सारा कार्य किसके नाम से किया जाएगा? सारा कार्य जो है वो किया जाएगा राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से। और जो है यही राष्ट्रपति ही जो है वो सरकार का जो कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा काम करेगा, ये जो पोर्टफोलियो आप कहते हैं, ये पोर्टफोलियो जो है ये कौन यहाँ पर निर्धारित करता है? तो ये राष्ट्रपति ही निर्धारित करने वाले हैं। ठीक है, चलो साहब ये समझ में आ गया। फिर आ जाते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। कौन से पावर साहब? लेजिस्लेटिव पावर, यानी अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कानून बनाने से रिलेटेड भी कोई कार्य इनके होते हैं। कौन से काम होते हैं? कानून निर्माण से रिलेटेड भी कार्य इनके होते हैं। तो पहला तो क्या आ जाता है? प्रेसिडेंट जो है वो हमारी संसद के इंटीग्रल पार्ट होते हैं, उसका एकीकृत भाग होते हैं। अगर पूछे कि भारतीय संसद जो है उसके भाग बताइए, तो भारतीय संसद जो है इसमें आ जाता है अपना एक तो लोकसभा, एक आ जाता है राज्यसभा। आपको लग रहा होगा बहुत बहुत हल्की चीजें, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और एक ऊपर आ जाता है राष्ट्रपति। क्यों आ जाता है राष्ट्रपति? क्योंकि जो भी कानून ये दोनों पारित करेंगे उसके ऊपर राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे तभी वो कानून बनता है। इसलिए राष्ट्रपति जो है एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं भारतीय संसद का। और राष्ट्रपति क्या क्या काम करते हैं? तो राष्ट्रपति करेंगे सबसे पहले तो अगर संसद को बुलाना हो, समन करना हो या प्रोरोगेशन करना हो, तो ये कौन करेगा? यानी सत्रावसान करना हो तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेगा साहब? राष्ट्रपति करेंगे। यानी संसद का सत्र बुलाना हो या सत्रावसान करना हो, ये कौन करेगा साहब? राष्ट्रपति करेंगे, है ना। इनको बुलाना हो और साथ ही साथ संसद जो है उसका सत्रावसान करना हो या उसको विघटित करना हो, उसको विघटित करना भी हो तो वो कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं पार्लियामेंट को एड्रेस करना। तो राष्ट्रपति जो है प्रति वर्ष पहला जो सत्र होता है उस पहले सत्र को
साथ ही साथ लोकसभा का जो पहला सत्र होता है, ये तो प्रतिवर्ष पहला सत्र होता है, साथ ही साथ लोकसभा का जो पहला सत्र होता है, प्रथम सत्र, उसको संबोधित कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही संबोधित करते हैं, है ना। ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन, और उनको संयुक्त अधिवेशन बुला के ये संबोधित करते हैं संसद को, ठीक है। फिर बिल्स और जो ऑर्डिनेंसेस हैं, क्या है? बिल्स जो भी विधेयक होते हैं या जो अध्यादेश होते हैं, विधेयक और अध्यादेश, प्रेसिडेंट जो है वो इनको असेंट देते हैं। विधेयक कोई भी विधेयक आता है, खास तौर से अगर धन विधेयक हुआ, खास तौर से अगर कोई धन विधेयक हुआ तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में पुनः स्थापित यानी इंट्रोड्यूस किया जाता है अगर कोई धन विधेयक है तो। और कोई सामान्य विधेयक भी, नॉर्मल विधेयक हो तो लास्ट में जब तक वो विधेयक राष्ट्रपति का मोहर उस पर ना लग जाए, हस्ताक्षर ना हो जाए, तब तक वो विधेयक ही रहता है, अधिनियम नहीं बनता है। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, है ना, तो राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं, है ना, अध्यादेश भी जारी करते हैं। अध्यादेश कब जारी करते हैं? अध्यादेश जब जारी करते हैं जब संसद के दोनों सदनों के कोई दोनों सदनों में से कोई एक सदन काम नहीं कर रहा हो। जैसे कि मान लीजिए लोकसभा है, एक है राज्यसभा। मान लीजिए कि लोकसभा जो है वो सत्र में नहीं है और राज्यसभा सत्र में है, तो भी कानून बनाने के लिए तो दोनों सदन चाहिए। इसलिए अब इस इमरजेंसी में राष्ट्रपति के पास पावर है ऑर्डिनेंस की, किसकी? अध्यादेश की। इस प्रकार की शक्तियां जो है वो गवर्नर जनरल के पास भी हुआ करती थी ब्रिटिश टाइम में। इससे रिलेटेड जो है वो भी मैं आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, है ना। ये अध्यादेश जो है इसकी अवधि होती है 6 महीने की, और जब लोकसभा गठित होकर दोबारा बने उसके बाद में 6 हफ्ते, और तो टोटल जो है वो इसकी अवधि देखें तो 6 महीने और 6 हफ्ते एक अध्यादेश की पूरी अवधि होती है। और जब इस अध्यादेश को अगर 6 महीने के भीतर असेंट नहीं मिलती है तो फिर ये समाप्त हो जाता है, और इसको असेंट मिल जाता है तो फिर ये कानून का रूप धारण कर ही लेता है, ठीक है। आगे जाते हैं, ये लेजिस्लेटिव पावर्स होगी। अब और आगे कौन सी पावर्स? तो फाइनेंशियल पावर्स कौन सी है? कौन सी पावर्स आ जाती है? फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियां कौन सी है एक राज्यपाल के पास में? कौन सी शक्तियां? वित्तीय शक्तियां। कौन सी वित्तीय शक्तियां कौन सी है राज्यपाल के पास में? तो पहला तो आ जाता मनी बिल। तो कोई भी मनी बिल जो है, कोई भी धन विधेयक, कौन सा विधेयक? धन विधेयक। कोई भी मनी बिल जो है अगर उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना है, पुनः स्थापित करना है, तो सबसे पहले प्रायर रिकमेंडेशन लेनी होगी राष्ट्रपति की। पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में पुनः स्थापित इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है साहब। फिर आ जाता है यूनियन बजट। तो जो यूनियन बजट होता है उस बजट को संसद के सामने रखवाना, उसके टेबल पर रखवाना किसकी जिम्मेदारी है? राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। तो उस बजट को संसद के सामने रखवाते कौन है? तो राष्ट्रपति रखवाते हैं। ये इनका पावर और फंक्शन में आता है। फिर कंटिजेंसी फंड, आकस्मिक निधि, हम पढ़ेंगे कि एक होता है संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है लोक लेखा, पब्लिक फंड, है ना, पब्लिक एक निधि होती है ना, एक होती है आकस्मिक निधि। 2-3 प्रकार की निधियां होती हैं, इनके बारे में भी आगे आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे। तो ये जो आकस्मिक निधि है, ये आकस्मिक निधि इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी होती है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति की ओर से फाइनेंस सेक्रेटरी इसको देखते हैं। तो देश में ऐसे कोई सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, कोई आपदा आ गई, युद्ध हो गया, कुछ भी हो गया, तो इससे यहाँ पर अग्रिम रूप से राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पर धन दे सकते हैं इस निधि से, आकस्मिक निधि से। ये इसका एक फाइनेंशियल पावर होता है राष्ट्रपति का। फिर हम आ जाते हैं जुडिशियल पावर्स में, कि क्यों और इसके पास कौन सी न्यायिक शक्तियां हैं? कौन सी शक्तियां? न्यायिक शक्तियां। कौन सी शक्तियां साहब? न्यायिक शक्तियां कौन सी इसके पास में आ जाती है? तो देखिए सबसे पहले कौन सी न्यायिक शक्ति आती है? तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट की। तो जो जजेस होते हैं इंक्लूडिंग सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके नाम से होती है? तो राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। राष्ट्रपति ही उन्हें नियुक्त करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, ये है सीजीआई DY चंद्रचूड़, इनको जो है शपथ कौन दिलवा रही है? ये राष्ट्रपति जी द्रौपदी
मुर्मू जी जो है वो इनको शपथ दिलवा रही हैं और इनके नाम से ही अपॉइंटमेंट होता है। फिर जो आता है जो पार्डनिंग पावर होती हैं, क्षमादान की शक्तियाँ, किसकी क्षमादान शक्तियाँ, इनके बारे में भी अलग से लेक्चर बनाएंगे ताकि छोटे छोटे लेक्चर हो। आपको पार्डनिंग पावर जानना है तो पार्डनिंग पावर आप जान लें। तो पार्डनिंग पावर जो है, जो समाधान की शक्तियाँ हैं, वो भी राष्ट्रपति के पास में है। और जब वो यहाँ पर समाधान करते हैं तो वो एक, अगर देखें तो महत्वपूर्ण रूप से तो वो एक कोर्ट के रूप में तो कार्य करें, क्योंकि वो सुनवाई करते हैं किसी मामले की। ठीक है, मान लीजिए कोई मामला है, किसी को सजा हुई है, तो राष्ट्रपति उसको क्षमादान कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, क्षमा को जो दंड है उसको कम कर सकते हैं, उसका नेचर बदल सकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर होती है, जो कहते हैं ना मर्सी पिटीशन, दया याचिका वगैरह, है ना। ठीक है साहब, आगे जाते हैं। फिर आ जाते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स। कौन सी पावर आ जाएगी आगे साहब, कूटनीतिक पावर। कौन सी पावर आ गई, कूटनीतिक पावर। कूटनीतिक शक्तियां, तो राष्ट्रपति के पास कूटनीतिक शक्तियां भी होती है। इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करते हैं भारत का। ये अगर कहीं पर कोई साइन होने वाला है, कोई एग्रीमेंट साइन होने वाला है, तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही साइन किया जाता है और राष्ट्रपति उसको साइन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोई फॉर्म है, वहाँ पर साइन करना होता है, तो ये डिप्लोमेट के रूप में ये कार्य करते हैं। और हालांकि इन्होंने जो साइन किया उसको बाद में पार्लियामेंट के द्वारा रेटिफाई करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो जो पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट भारत ने साइन किया, तो ये राष्ट्रपति ने ही इस पर साइन किया था, तभी इसको साइन किया माना जाए। बाद में जो है पार्लियामेंट इसको रेटिफाई करती है। फिर आ जाती है मिलिट्री पावर्स। क्या, सैन्य शक्तियां, सैन्य शक्तियां, है ना। तो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो सुप्रीम कमांडर होते हैं सेनाओं के। कौन सी सेनाएं, तीनों सेनाएं जो है, थल सेना है, जो नेवी है, एयरफोर्स है, इन सब के जो है तीनों के सुप्रीम कमांडर के रूप में काम करते हैं राष्ट्रपति। ये जो है जो तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं, चीफ होते हैं, वो किसको आके रिपोर्ट करते हैं, वो इन्हीं को ही रिपोर्ट करते हैं। और इनका अपॉइंटमेंट जो है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। फिर अगर देखें वार और पीस के टाइम पे देखें तो वार डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई पीस एग्रीमेंट साइन हुआ तो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं राष्ट्रपति। हालांकि इसमें जो है पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है, संसद की अनुमति जरूरी है। अगर युद्ध आप कर रहे हैं और आपने युद्ध घोषित कर दिया, तो हालांकि फिर उसको 1 महीने के भीतर भीतर पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलना जरूरी है। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं और कौन सी पावर आती है। फिर आ जाती है, एक आ जाती है इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन शक्तियां भी होती है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन जब आ जाए, असामान्य सिचुएशन आ जाए, असामान्य स्थिति पैदा हो जाए, तब उनसे निपटने के लिए राष्ट्रपति को योग्य बनाती है। कौन सी आपातकालीन शक्तियां, तो आपको पता है 3 प्रकार की आपातकाल होती है। राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद कौन सा, 352। प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद कौन सा, 356 और 365। ऑलरेडी इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं पहले, तो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता, नेशनल प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, तो आप जाइए पीछे, इनके बारे में अलग अलग लेक्चर बने हुए हैं, जाके आराम से आप देखिए, बढ़िया से समझ में आएगा आपको एग्जाम्पल्स के साथ में। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में। तो इस प्रकार की इमरजेंसी से लड़ने के लिए भी राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, जैसे कि 1975 से लेकर 77 में आंतरिक गड़बड़ी हो गई थी, और उससे निपटने के लिए राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने इमरजेंसी की घोषणा यहाँ पर कर दी थी, जो कि सबसे विवादित रही है हमारे देश में। और इसको कहते हैं एक काला अध्याय कहा जाता है अपने डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, ये हमने देख ली इमरजेंसी पावर्स। फिर ये सारी की सारी जो है मैंने आपको सारी जो भी अब तक मैंने पढ़ाया वो सारे के सारे हिंदी में मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। वैसे तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है, कलिष्ट कोई शब्द था नहीं जिसका मैंने हिंदी आपको बताया नहीं हूँ। फिर भी जो हिंदी वाले हैं वो आप आराम से यहाँ पर देख लीजिएगा। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी जो है वो हिंदी में के बजाय इंग्लिश में अच्छे से आपको समझ में आती है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली है। ठीक है, तो आज का लेक्चर कर लेते हैं हम यहीं समाप्त। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप अवश्य हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।